कोमल ने धनुष के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। धनुष ने कोमल के झुके हुए मुंह पर दृष्टि डाली। लगता था वहाँ अभी अभी रोकर उठी है। धनुष रोजाना ही कोमल को उदास देखता है। वैसे कोमल रोती बहुत कम है। वह समझता है कि कोमल के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसलिए उसने पूछकर कोमल को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं, कोमल के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती है कि उन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती और पिताजी को चाय नुकसान करती है तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। धनुष चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो कोमल धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना, माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। कोमल ने चाय नहीं पी, गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वहाँ भी हवा में उड़ते हुए बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। कोमल के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उससे फल व दवाओं के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते। परिणाम यह हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत धन था वह खत्म हो गया। उनके मृत्यु के बाद सिवा एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते कोमल ने घर का सारा भार संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन रेणुका मेडिकल कॉलेज में 4थे साल में थी और भाई अंशु BA 3य वर्ष में। धनुष ने जब कोमल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक रेणुका पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक वहाँ विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर धनुष ने आश्वासन दिया था कि विवाह में कुछ खर्च ना होने देगा और विवाह के पश्चात भी कोमल अपना वेतन घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। धनुष का यहाँ तक था कि वह एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यहाँ तक कोमल को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय पाती थी। उसने सोचा यदि उसे धनुष जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल जाए तो उसकी चिंता कम हो जाएगी। फिर भी कोमल की आशंका थी कि अकेला संतान होने के कारण धनुष से उसके माता पिता को बहुत सी आशाएं होगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर धनुष ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। धनुष के पिता प्रमोद राय एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके थे। धनुष उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। धनुष सोचता था कि उसके माता पिता उसके अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट है कि कोमल के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वहाँ पूरी कमी कर देगी। जब उनके वहाँ आशा पूरी नहीं हुई तो वह क्षिप्त हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। धनुष कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ सुनीता अपने पलंग पर लेटी हुई थी। प्रमोद राय पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ समाचार पत्र देख रहे थे। धनुष बोला, माँ, कोमल कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही है। चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेगी? कोमल पिताजी के लिए मौसम्बी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी। मैं तेरे माँ हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्च बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ?
करूं, उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं कोमल को रोटी बनाने देती? वहाँ तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है धनुष? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी हो जाएगा। तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ले माँ बोली, माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों के साथ करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। श्याम सुंदर लाल 25 लाख रुपये नकद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें कर रही हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती, वह क्या आपको रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज़्यादा वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उल्हाने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी ना होता तो क्या होता? यदि कोमल कुछ लाई नहीं तो वहाँ अपने ऊपर खर्च भी तो नहीं करती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल होगी? सुनीता के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी धनुष जानता था, सो वहाँ चुप रही। धनुष ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ। रेणुका ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। अंशु भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ कोमल का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। धनुष हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती है माँ? रेणुका डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी कोमल 2 गिलासों में मौसम्बी का जूस लेकर कमरे में आई। धनुष हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कर रही थी, कोमल तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है। आप पी लो, कोमल ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता, धनुष का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात कोमल ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि धनुष ने उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि धनुष के माता पिता की तरह उसके भी माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना ही कर्तव्य नहीं कि वह अपने भाई बहन को योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी, अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। कोमल ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख धनुष उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखे, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बताना चाहते थे कि अपने भाई बहन के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। कोमल स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि प्रमोद राय जब अपने नियम अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तब एक स्कूटर वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। कोमल तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। कोमल कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से रेणुका को फ़ोन किया। रेणुका ने कहा कि वे चिंता ना करें, वह जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। कोमल ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी।
तभी रेणुका आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उसे अस्पताल ले गई। रेणुका अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण सुनीता को लग रहा था कि वह शक्तिहीन होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके रिटायर पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में कोमल आकर सास को धीरज बांधने का प्रयत्न करती। धनुष ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। कोमल ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। अंशु समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5-6 घंटे बाद प्रमोद राय कमरे में लाए गए। रेणुका ने बार बार कोमल की सास को तसल्ली दी कि प्रमोद राय जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। सुनीता ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तो अंशु बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती है? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? कोमल हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसलिए यहाँ बढ़ चढ़ कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुनकर सुनीता की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि कोमल ने बहन की पढ़ाई में सहायता ना की होती तो क्या आज रेणुका डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती। सुंदरलाल का पुत्र अपनी बहन को दहेज देने के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता। प्रमोद राय जब घर आए तब तक सुनीता की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात में पति को जल्दी भोजन करवाकर वे कोमल के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी अंशु के आने की आवाज़ सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। अंशु ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर ली है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर सुनीता चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा। मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजाजी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही है। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। अब शीघ्र डब्बा खोलिए, अंशु ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो सुनीता सद्बुद्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यहाँ साड़ी पहनूंगी, अपने जीजी को देता ना। पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अंशु ने सुनीता का हाथ अपने सर पर रख लिया। सुनीता हंसे बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो, मैं तो कामना करती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।